हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आराम कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे। तो बेटा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पीवाईक्यू। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई और अदर बोर्ड के लिए भी। इस चैप्टर से कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और ऑलमोस्ट इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उससे है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है। ऑलमोस्ट 20 या 22 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ तो आप सभी को पता ही है। ओम्स नाम साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस across the opposite terminal is directly proportional to the flow of electric current। है कि नहीं बच्चों? यही तो ओम्स लॉ कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस अपोजिट टर्मिनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इससे फॉर्मूला आ जाता है V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू करंट। और पूछा है कि इसका डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के लिए आपको एक रेसिस्टेंस बना लेना होता है। ठीक है, एक आपको इस पे वोल्ट मीटर बना लेना है पॉजिटिव नेगेटिव का। फिर यहाँ पे आपको एक ए मीटर बना लेना है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आपको बैटरी बना लेना है, ये बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और यहाँ पे एक स्विच बना लीजिएगा। अभी स्विच क्या है? अभी स्विच क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो स्विच क्या होगा? क्लोज ही होगा। ठीक है, तो ये इसका एक डायग्राम हो गया। तो यही क्वेश्चन आया था। और ये देखिए, ये क्वेश्चन 2019 और 2021 दोनों में रिपीट हुआ है। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। पहला कह रहा है कि वो फैक्टर बताना है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है। तो रेसिस्टेंस, पहला फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल होता है सर। दूसरा है एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर यानी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ कंडक्टर की बात बोले तो जो रेसिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट होता है ये रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल्स पे, मटेरियल्स ऑफ कंडक्टर। और चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो ये 4 फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो इधर से रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा।
तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा और यही हमारा इस PYQ का आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार रिपीटेड किया गया है। तो ये 2018 और 2023 में पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये इजी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए 2020 में आया था और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था कि why is tungsten used almost exclusively for the filament of electric lamp। तो ड्यू टू, बस इसका एक ही लाइन होगा, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन के हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण, टंगस्टन आपको पता है एक ऐसा मेटल है, इसका एटॉमिक सिंबल W होता है। तो टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लगभग कितना होता है, किसी को याद है? 3820 डिग्री सेल्सियस, यानी 3820 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, tungsten is used almost exclusively for the filament of electric lamp। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ये ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिक लैम्प के फिलामेंट में यूज होता है। बस इसका यही आंसर था, 2 मार्क्स में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2022 में, न्यूमेरिकल्स है और देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम का लेंथ दिया है, कंडक्टर का डायामीटर दिया है और यहाँ पे इस रेसिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि डायामीटर होता है रेडियस अपॉन 2। ठीक है, नहीं, डायामीटर होता है 2 इंटू रेडियस। क्या होता है बच्चों? 2 इंटू रेडियस होता है। तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2। तो हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेंगे। पहले इसको हम रेडियस निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारा आ जाएगा 1 मिलीमीटर। अब इसको हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में, क्योंकि यूनिट में हमें निकालना होता है हर चीज। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिर यहां से हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगर हम रखेंगे 3.14 और इनका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶। आपको पता है स्क्वायर में पावर 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये हमारा इतना, तो ये हमारा क्या निकल गया? एरिया निकल गया। ठीक है, लेंथ किलोमीटर में दिया है, लेंथ कितना दिया? 10 किलोमीटर में। तो इसको तुम मीटर में चेंज करोगे, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ लेंथ। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करो, R = ρL/A। तो R इसकी वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू 10⁴ कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा जो एरिया निकला था वो मैं यहाँ पे पुट कर, पावर नीचे माइनस में ऊपर आके प्लस में आ जाएगा। तो 2 पॉइंट इतना प्लस में पावर होगा तो -8 और ये प्लस का 6 और ये 4, ये हो जाएंगे 10⁻10 और ये 3.14। ठीक है, तो R यहाँ से हो जाएगा 2.63 3.14 इंटू में 10⁻²। देखिए पेपर में अगर आपका कैलकुलेशन इतना भी आ जा रहा है तो सही है बिल्कुल। अगर आप इससे भी हाई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑलमोस्ट आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0. इसका आ जाएगा लगभग 0.7 क्या
अप्रोक्सीमेटली आएगा इंटू 10⁻², ओम। ठीक है, तो ये इसका रेसिस्टेंस हो। तो अगर आपको कैलकुलेशन पेपर में आप इतना भी कर देते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सही जाएगा आंसर। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन में ये जो पावर होता है ना 10⁻, इसको सही कैलकुलेट करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.7 या 0.8 आ जाएगा। 3 8 या 24 होता है, हाँ 0.8 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और रेसिस्टिविटी से रेसिस्टेंस में जो जिसमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज होता है उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इतना दिया है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, तो व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टिविटी। तो इसमें भी बेटा ये फॉर्मूला पुट होगा, तो इसमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल डिटो इसी के तरह क्वेश्चन है, बस इसमें देखो, इसमें रेसिस्टेंस हमें निकालना था और रेसिस्टिविटी हमें गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें रेसिस्टेंस गिवन है और रेसिस्टिविटी हमें डिटरमाइन करना है। तो ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। मैं एक बार पुट कर देता हूँ वैल्यू और आप लोग कर लेना। रेसिस्टेंस का वैल्यू 26 दिया है। एरिया हमारा निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा πr²। तो पाई का वैल्यू इतना, डायामीटर दिया तो रेडियस के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर है तो इसका स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 0.09/2, और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। लेंथ हमारा 1 मीटर है। ठीक है, नीचे तो हमारा 1 मीटर ही आएगा लेंथ, और एरिया हमारा, आप लोग इसको कर देना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे 10⁻⁻6/2, ये 13 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा 13 × 3.14, 0.09 × 10⁻⁻6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम था इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, बस उसमें हमें रेसिस्टेंस निकालना था, और इस क्वेश्चन में हम रेसिस्टिविटी निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी बच्चों। तो कह रहा है कि सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance 9 ohm and 4 ohm। क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं। तो कह रहा है कि 3 रेसिस्टर है और तीनों का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम है। कह रहा है कि उनको कैसे हम कनेक्ट करें कि पहला हमारा रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 9 ओम आना चाहिए और दूसरा हमारा 4 ओम आना चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं दो को पैरेलल में यूज कर दूंगा और एक को सीरीज में यूज करके देखता हूँ कि मेरा आंसर कितना आता है। तो पहले के लिए 2 कॉम्बिनेशन को पैरेलल में करेंगे और एक को सीरीज में करेंगे। एस मतलब सीरीज, पी मतलब पैरेलल। तो 6 का पैरेलल निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूला पता है कि जब रेसिस्टर सेम होते हैं तो R/N, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पैरेलल में। तो हमारा हो जाएगा 6/2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा आ गया 3 ओम। और फिर ये जो आया है इसको, और फिर 6 ओम को हम किस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कर देते हैं। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे तो 9 ओम पहला हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले दो रेसिस्टर को सीरीज में और फिर उसके आर इक्विवेलेंट, तो पहले दो रेसिस्टर को पैरेलल में और फिर जो उसका आर इक्विवेलेंट आएगा उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो पहला हमारा 9 ओम आंसर आ जाएगा। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसमें हम दो को क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज में ऐड करेंगे और इससे जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसको हम किसके साथ ऐड कर देंगे, उसको हम पैरेलल के साथ ऐड करेंगे। तो सीरीज का निकाल लेते हैं, 6 + 6 12 वो हो जाएगा। ये हमारा आर इक्विवेलेंट है, अब इसको हम पैरेलल के साथ कंबाइन किए, तो पैरेलल के साथ कंबाइन किए तो इस फिर जो हमारा आर डैश डबल जो न्यू आर इक्विवेलेंट आएगा, तो आपको पता है कि दो रेसिस्टर होते हैं पैरेलल में तो उनके लिए फॉर्मूला यूज होता है R1 × R2 बाई R1 + R2। तो ये हो जाएंगे 72 बाई और नीचे 18, ये कटेगा तो 4 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो दूसरा भी हमारा आंसर आ गया। तो पहले का है कि पहले दो रेसिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे फिर उसके आर इक्विवेलेंट को सीरीज में, और दूसरे का होगा कि पहले दो रेसिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर दे फिर उससे जो आर इक्विवेलेंट आएगा उसको हम पैरेलल में, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सोचना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आर इक्विवेलेंट ऑफ ए सर्किट वेयर 3 रेसिस्टर 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन आया बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 + R3। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 1/6। अब इनका एलसीएम आप लोगे तो 6 आएगा, 3 2 + 1, तो ये हमारा 6/6 1 ओम आ जाएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट हम करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को आप डिवाइड करो या ऊपर नीचे करो 1 ही रहेगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 ओम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फिर 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लीजिए ये भी जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर 2016 में क्वेश्चन आया था, इन ए सर्किट 2 रेसिस्टर 5 ओम 10 ओम ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट बैटरी दिया है 6 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेसिस्टर। पहले हमसे पूछा है कि हमें करंट फाइंड करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें करंट निकालना होगा, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 5 + 10 को हम ऐड करेंगे, 15 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब करंट निकाल लेंगे V/R, तो V हमारा कितना है 6 वोल्ट और R हमारा कितना है इक्विवेलेंट 15। तो ये जब कटेगा तो 3 2 = 6 और 2/5 यानी 0.4 एम्पेयर हमारा करंट होगा। तो फिर हमें वोल्टेज पूछ रहा है 10 ओम के अक्रॉस, क्योंकि आपको भी पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। V = IR, ठीक है। करंट हमारा कौन सा कितना है 0.4, हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है 10, तो वोल्टेज कितना आ गया 4 वोल्ट। तो 10 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 4 ओम होगा, कितना होगा 4 वोल्ट होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2016 में सीबीएसई का पेपर आपको भी पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। वही अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसमें वोल्टेज सेम होते हैं, करंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि करंट को मल्टीपल पाथ से होके फ्लो करना पड़ता है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों? पावर का। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट पावर, what it is operated on 110 वोल्ट, तो कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल में कहा गया है। मैं बेसिकली आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट का, ये 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। कितनी वाट? 100 वाट। तो आप बताओ कि जो एक और इलेक्ट्रिक बल्ब होगा उस 110 वोल्ट का, वो कितना वाट पावर कंज्यूम करेगा, कितना वाट पावर को कंज्यूम करेगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, सिंपल इसका ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि 220 वोल्ट का पे 100 वाट पावर कंज्यूम हो रहा है, तो 110 वोल्ट पे 50 वाट पावर कंज्यूम होगा। बट यार ये थोड़ी हम इसमें ये कंसेप्ट लगाएंगे। हम पहले पावर का फॉर्मूला पुट करेंगे। पावर के बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि हम कौन से फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। और दोनों में बल्ब की बात हो रहा है, तो बल्ब की बात हो रहा है तो इससे पता चलता है कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी दोनों का रेसिस्टेंस सिमिलर होगा। सिमिलर होगा कि नहीं? तो हमें अब पावर का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस आता है। तो हम जानते हैं कि पावर का वो फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस आता है वो होता है V²/R होता है कि नहीं? तो बस ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा V2 हो गया, और हमें P2 निकालना है। तो अब दोनों का क्या करो, इस फॉर्मूले से डिवाइड करो। तो ये रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? V² होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला हम पुट करते हैं। तो P1/P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2 का हम डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देते हैं। कर देंगे कि नहीं? फिर हम आगे बढ़ते हैं। P1 हमारा कितना दिया है? 100 वाट। P2 हमें निकालना है। V1 हमारा 220 वोल्ट है और V2 हमारा 110 वोल्ट है। इन दोनों का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 100/P2, 2/1 का होल स्क्वायर, तो 100/P2 इज इक्वल टू 4। तो P2 हमारा हो जाएगा 100/4, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P2 का वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा? 25 वाट पावर। तो 110 वोल्ट पे ये बल्ब 25 वाट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा था? अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा सोचना था, लॉजिक इसमें लगाना था, लेकिन इजी था। बस आपको सोचना था कि पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। काफी बच्चे ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, P=VI, लेकिन इसमें करंट का जिक्र कहाँ किया गया है? तो करंट का जिक्र नहीं हुआ, तो ये फॉर्मूला को हम यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर V²/R। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate the heat developed in 30 सेकेंड। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी वही कह रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी रेसिस्टेंस से होकर गुजरती है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है
उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बच्चों, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आप लिख लेना, द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी फेनोमेनन को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें जो हीट रिलीज होता है उसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। क्या होता है? पावर इनटू टाइम। अब तो देखिए इसमें हमें रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है, करंट का वैल्यू दिया है और हमें टाइम दिया, और हमें हीट पूछ रहा है कि हीट कितना इसमें रिलीज होगा। तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं पावर का, आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला लगाओ, आई की वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। 20 ओम रेसिस्टेंस दिया है, टाइम 30 सेकेंड दिया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और ये 15,000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 15,000 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 15,000 जूल रिलीज हो रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। कह रहा है कि इनमें से ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा। पावर क्या? इलेक्ट्रिक पावर है। द रेट ऑफ कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो कह रहा है कि एक टीवी है वो 1 घंटे में 250 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, और एक टोस्टर है जो 10 मिनट में 1200 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा? तो पावर का फॉर्मूला लगाइए, वो हीट का पावर इनटू टाइम, इसके लिए भी हीट का पावर इनटू टाइम। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम कर दो। इसमें मिनट में दिया तो इसको भी हम मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 250 मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, वही 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 15,000 वॉट मिनट्स। जूल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वॉट सेकेंड में होता है जूल। और इसका अगर हम करेंगे तो 1200 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 12,000 वॉट मिनट। तो सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है एनर्जी? सबसे ज्यादा टीवी। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना कि टीवी हैज कंज्यूम मोर एनर्जी, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ये भी क्या था? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम। तो इसमें पावर भी आपको निकालना है और एनर्जी भी आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। पावर में फॉर्मूला करंट दिया है, वोल्ट दिया है, तो दिया ही लगा लेना, और फिर पावर निकल जाएगा तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना, आवर को सेकेंड में चेंज कर लेना 3600 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इतना तो आपको आता ही होगा। आई होप कि आप लोग कर लोगे। 2018 में ये क्वेश्चन आया था। मैं बोला हूँ ना कि लास्ट 5-6 ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2018 तो ये 8 साल पहले पूछा था। तो क्वेश्चन बच्चों ज्यादा एनसीईआरटी के यार हैं, आप लोग देख लेना। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है, तो इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2014 में पूछा है। बताइए, 2014 तक के क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो 2 लैंप है, दोनों का पावर दिया है। एक का पावर दिया है 100 वॉट एट 220 वोल्ट, और एक का पावर दिया है 60 वॉट एट 220 वोल्ट। यानी दोनों में वोल्टेज क्या है, सिमिलर है, और दोनों को क्या किस में कनेक्ट कर दिया गया है, पैरेलल में। तो व्हाट इज द, इसका करंट क्या होगा, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है इसका क्या होगा, करंट क्या होगा। तो यही ना हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे,
आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो आई के लिए हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई वी हो जाएगा कि नहीं। तो आई इज इक्वल टू पी बाई वी, वी तो सेम होता है तो दोनों के लिए वी सेम ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 बाई वी कर देंगे। क्या कर देंगे, वी कर देंगे। तो P1 हमारा 100 वॉट दिया है, ये 60 वॉट, और वी हमारा 220 वोल्ट दिया है, तो 160 बाई 220, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के 12 में 8/11। अब जब इसको करोगे आप तो 0.7 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, और बेसिकली इसमें वोल्टेज सेम ही दिया है। बेसिकली इसमें क्या, वोल्टेज सेम ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है कि एक हाउस होल्ड है, 4 बल्ब कंज्यूम हो रहा है 800 वॉट को डेली 8 आवर्स के लिए डेली। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। इसमें बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, हीट एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, ये हाउस होल्ड है, यूजेज 4 बल्ब ऑफ 100 वॉट पावर। तो 4 बल्ब का जो पावर दिया है इसमें 100 वॉट दिया है। ठीक है, और ये डेली कितने 8 आवर्स के लिए यूज हो रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटे के लिए यूज हो रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर हमारा कितना दिया है, ईच नहीं बोला है। कह रहे कि एक हाउस होल्ड यूज 4 बल्ब ऑफ 100 वॉट, 4 वॉट पावर है, हर एक बल्ब का 100 वॉट पावर है। ठीक है, तो पहले हम टोटल पावर निकाल लेते हैं, 4 इंटू 100, तो 400 वॉट हमारा पावर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, 400 वॉट टाइम 8 आवर दिया है, तो 3200 वॉट आवर हो जाएगा। एक दिन का आ रहा है, तो 30 दिन का कितना आ जाएगा, एक दिन में, एक डे में 24 आवर होते हैं, 3 डे में कितना हो जाएंगे। तो 3200 को आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। बाकी की जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 5 क्वेश्चन आपको करना है। ये बस याद रखना कि 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है एज ए फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, 2 मार्क्स में पूछ लेता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है। बाकी के और नाइक्रोम का यूज क्यों होता है, तो क्यों इसका रेसिस्टिविटी जो होता है हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट एलवाई का हाई होता है। ठीक है, और ये डू नॉट कोरेट इजिली, आसानी से इन पे जंग नहीं लगता है। तो इसी कारण मेटल के अलावा हम एलवाई का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, जो नाइक्रोम के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। डू नॉट कोरेट इजिली, यहाँ पे डू नॉट लिखो, डू नॉट कोरेट इजिली। बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग खुद कर लेना। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, और हीट एनर्जी दिया है, तो H = V² / RT का फॉर्मूला यूज कर लेना। सेकंड का वैल्यू, टाइम का वैल्यू
कितना दिया, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड दिया है, तो इस ये फॉर्मूला पे पुट करके आप निकाल लेना। बाकी के 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू कहने का समय आ चुका है। और यार थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दो। जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पीवाई को करना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कर दो। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।